हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 शुरू करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बेस थ्योरम से रिलेटेड है। ओके, क्या होता है बेस थ्योरम, ये आज अपन सीखेंगे। बेस थ्योरम से पहले एक अलग तरह का क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद में बेस थ्योरम पे चलेंगे। यह है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है बेटा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? सपोज कोई इवेंट है ए, ये डिपेंड करता है कुछ दूसरे इवेंट्स के होने पे, E1, E2, E3, E4 या सो ऑन, है ना। और भी इवेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं स्टेशन X से स्टेशन Y पे जाता हूँ, ओके, और मेरे पास दो जाने के लिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। एक ट्रेन है, एक बस है, एक है कार, और एक और कोई ले लेते हैं अपन, जैसे एरोप्लेन। ठीक है, तो अब मैं ट्रेन को चूज़ कर सकता हूँ, बस को चूज़ कर सकता हूँ, कार को चूज़ कर सकता हूँ, एरोप्लेन को चूज़ कर सकता हूँ। हो सकता है मैं ट्रेन को चूज़ करूँ। ट्रेन को अगर चूज़ करता हूँ तो मैं स्टेशन टाइम पे पहुँच जाऊँगा, इसकी प्रॉबिलिटी सपोज है 1/2। एरोप्लेन से जाऊँगा तो उसकी प्रॉबिलिटी है 1। कार जाऊँगा तो टाइम पे पहुँच जाऊँगा, उसकी प्रॉबिलिटी है 3/4। और बस से जाऊँगा तो उसकी टाइम पे पहुँच जाऊँगा, उसकी प्रॉबिलिटी 1/4। ओके, ये कुछ आउटकम्स हैं, कुछ कंडीशनल प्रॉबिलिटीज़ हैं। अगर ट्रेन से गया तो टाइम पे पहुंचने की प्रॉबिलिटी है, बस से गया तो टाइम पे पहुंचने की प्रॉबिलिटी है, कार से ही और एरोप्लेन से ही है। अब ट्रेन चूज़ करूंगा, इसकी प्रॉबिलिटी भी कुछ होगी। सपोज ट्रेन चूज़ करने की प्रॉबिलिटी 1/4, बस चूज़ करूंगा 1/4, कार चूज़ करूंगा 1/4, सबकी प्रॉबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4 है। लेकिन जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ किया उसके बाद में टाइम पे पहुँचने की प्रॉबिलिटीज़ अलग अलग है। ओके, ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि चारों में से कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो यूज़ किया होगा। तो ये भी ज़रूरी है कि इन चारों को चूज़ करने की जो प्रॉबिलिटी है, इनका सम बनाएगा। इधर बनाना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, आई विल रीच स्टेशन वाई ऑन टाइम। और E1 हो जाएगा कि आई विल चूज़ ट्रेन। E2 हो जाएगा आई विल चूज़ बस। E3 हो जाएगा आई विल चूज़ कार। एंड E4 हो जाएगा आई विल चूज़ एरोप्लेन। ठीक है, तो क्या प्रॉबिलिटी होगी कि मैं टाइम पर स्टेशन, प्रॉबिलिटी ऑफ ए, ध्यान रखना आपको क्या क्या दिया हुआ है कि पहली बात E1 चूज़ करोगे, मतलब ट्रेन चूज़ करोगे, इसकी प्रॉबिलिटी आपको दे रखी है 1/4। E2 चूज़ करोगे, इसकी प्रॉबिलिटी भी आपको दे रखी है 1/4। कार की प्रॉबिलिटी 1/4, ट्रेन की प्रॉबिलिटी 1/4, सबकी प्रॉबिलिटी 1/4 है। ये तो E1 है ट्रेन चूज़ करना, E2 है कार चूज़ करेंगे, E3 है बस चूज़ करेंगे। सॉरी, ये ट्रेन, ये बस, ये कार और ये एरोप्लेन, किसी की भी चूज़ करने की प्रॉबिलिटी सब इक्वल है इस बार 1/4। ये ज़रूरी नहीं इक्वल हो, अलग अलग भी हो सकती है। अगर मैंने ट्रेन चूज़ करी तो मैं टाइम पे पहुंचूंगा, इसकी प्रॉबिलिटी है 1/2। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा, E1 हो चुका है, ट्रेन चूज़ कर चुके हैं। ए क्या है बेटा, टाइम पे पहुंचना, तो टाइम पे पहुंचने की प्रॉबिलिटी अगर ट्रेन चूज़ की तो 1/2 है। A/E2, अगर बस चूज़ की है तो टाइम पे पहुंचने की प्रॉबिलिटी 1/4 है। कार चूज़ करी है तो टाइम पे पहुंचने की प्रॉबिलिटी 3/4 है। और अगर एरोप्लेन चूज़ किया है तो टाइम पे पहुंचने की प्रॉबिलिटी 1 है बेटा। ओके, तो PA आपको लेकिन पूछा क्या गया बेटा, ओनली PA, मतलब टाइम पे पहुंच जाओगे उसकी प्रॉबिलिटी। ये कंडीशनल प्रॉबिलिटीज़ नहीं पूछी गई सारी बेटा। ओके, आप किसी भी मोड से जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप मुझे बताओ टाइम पे पहुंचोगे उसकी प्रॉबिलिटी क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको जो बाद वाला इवेंट है
उसकी डायरेक्ट प्रॉबिलिटी पूछ ली जाती है। तो उसका फॉर्मूला है बेटा, probability of A is equals to probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3 plus probability of E4 into probability of A by E4 and so on, है ना। ये फॉर्मूला है। इसमें डिपेंड करता है कि पहले कितने इवेंट्स हैं। 2 इवेंट पे डिपेंड करता है तो आपको 2 ही लिखना है, 3 पे करता है 3 लिखना है, 4 पे करता है 4 लिखना है, 5 पे करता है तो 5। अभी 4 है ना बेटा, 1 2 3 4, तो मैंने 4 तक लिख दिया। बस कुछ नहीं करो, अब सब पे वैल्यू रखो बेटा। P1 की वैल्यू 1/4 इंटू 1/, PA/1 की वैल्यू 1/2, 1/4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 3/4, PE3 और PA/3 प्लस इसकी वैल्यू बेटा 1/4, इसकी वैल्यू 1। क्या आएगा, 1/4 तो कॉमन ले लिया यहाँ, चलो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/16 प्लस 1/4, 16 एलसीएम लिया, 2 + 1 + 3 + 4, 10/16, यानी 5/8 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, कि मैं स्टेशन वाई टाइम पे पहुंच जाऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 है। ओके, चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन तो नहीं था बुक में, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15th। क्या है बेटा, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द probabilities are 0.65 that there will be strike and 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that determine the probability of construction job will be completed on time. ये भी ऐसा ही है बेटा। ये है the construction job will be completed on time। कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट होता है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ई, देयर विल बी स्ट्राइक, और दूसरा है देयर विल बी नो स्ट्राइक। तो स्ट्राइक होना और स्ट्राइक ना होना को आप E1 E2 भी ले सकते हो, ई बार भी ले सकते हो, दोनों एक ही बात है बेटा। अच्छा, आपको ये पूछा है कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से। पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा, PE1, अच्छा E1 की जगह यहाँ पे E है, PA/E प्लस PE बार इंटू PA/E बार। देखिए यहाँ पे E1 की जगह E हो गया और E2 की जगह E बार हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए सबकी वैल्यू लाते हैं, पहले PE की लाते हैं कि स्ट्राइक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। जीरो 0.65 है कि स्ट्राइक होगी, PE बार स्ट्राइक नहीं होगी की प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको कहा बेटा जो ये इवेंट्स है ना, इनका सबका सम 1 आता है। पिछली बार 4 इवेंट्स है, चारों का सम 1 आया, इस बार 2 ही है तो दोनों का सम 1 आएगा बेटा। और वैसे भी आपको पता है PE बार की वैल्यू 1 - PE होती है, यानी 1 - 0.65 यानी कि 0.35 होगी। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको चाहिए PA/E। हमेशा फॉर्मूला पहले लिख लिया करो ताकि आपको ये पता चल जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें नीडेड है। PA/E, E मतलब है स्ट्राइक हो गई, ये हो चुका है, स्ट्राइक हो चुकी है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि काम टाइम पे कंप्लीट होगा बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कि अगर स्ट्राइक हो गई तो 0.32 प्रोबेबिलिटी है कि काम टाइम पे कंप्लीट होगा, और अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो काम जो कंप्लीट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.80। 0.80 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर विल बी नो स्ट्राइक। स्ट्राइक नहीं हुई तो 0.80, स्ट्राइक हुई तो 0.32। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.32 प्लस 0.80, सॉरी इसकी वैल्यू 0.35 है, मल्टीप्लाई बाय 0.80, कैलकुलेट करके अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 0.488 विल बी योर फाइनल आंसर।
सिंपल है बेटा, बस आपको फॉर्मूला नोन होना चाहिए। तो ये तो था बेटा थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जो इवेंट खुद दो या दो से ज़्यादा इवेंट पे होने पे डिपेंड करता हो। अगर ये इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगी। जैसे अपने स्टेशन पे किया वैसा टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बेटा, ट्रेन चूज़ करोगे तो अलग है, कार चूज़ करोगे तो अलग है, बस चूज़ करोगे तो अलग है, एंड एरोप्लेन चूज़ करोगे तो अलग है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो होते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। नेक्स्ट है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में ही जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो तो ऐसा कुछ ही होता है कि एक इवेंट जो है वो किसी स्टार्टिंग के 4 या 2 से ज़्यादा इवेंट के होने पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें एक रिवर्स प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें आपको क्या होता है बेटा, ए कोई इवेंट है, E1, E2, E3 पे डिपेंड करता है। अब इसमें क्या होगा, आपको ऐसा बोला गया कि इवेंट जो बाद वाला इवेंट है वो हो चुका है, और अब आपको ये पूछा जाएगा कि किसी के बारे में पूछ सकते हैं, E1, E2, E3 किसी के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ये 4 इवेंट्स पे डिपेंड करता है टाइम पे पहुंचना जो है इन 4 इवेंट्स पे डिपेंड करता है। आपको ये बोल दिया जाए कि मैं टाइम पे पहुंच गया है, यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने कार चूज़ की होगी। मतलब बाद वाला जो इवेंट है, टाइम पे पहुंचने वाला इवेंट जो है वो हो चुका है और कार को चूज़ किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो पहले आपने चूज़ किया उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो आपको बेस थ्योरम का यूज़ करना होता है। क्या फॉर्मूला है बेटा बेस थ्योरम का? जैसे आपने E2 के बारे में पूछ लिया तो इसका फॉर्मूला होगा PE2 डॉट PA/E2। ये सारी वैल्यूज नोन होगी। नीचे सारे कुछ लगेंगे बेटा जो अपन ने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में लगाया वो सारा, PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 PE3 PA/E3 एंड सो ऑन। ओके, बेस थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है इस बार। आई थिंक 100% ही चांसेस हैं इस बार कि आपके इसका क्वेश्चन एग्जाम आएगा। चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कैसे तरह के क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 16, ध्यान से देखिएगा बेटा। बैग कंटेन फर्स्ट बैग 1, 2 बैग है। बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल्स and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red balls and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. देखो 2 बैग्स हैं, दोनों में से रैंडमली पहले कोई एक बैग लिया गया। बैग 1 भी हो सकता है, बैग 2 भी हो सकता है। बैग लेने के बाद उसमें से बॉल निकाली गई। वो बॉल अगर बैग 1 होगा तो रेड भी निकल सकती है, ब्लैक भी निकल सकती है। रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 3/7 होगी अगर बैग 1 चूज़ कर दिया गया है। ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/7 होगी। सिमिलरली बैग 2 अगर चूज़ किया गया है तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/11 होगी और ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/11 होगी। अब ऐसा हुआ, बैग चूज़ करने के बाद बॉल निकाली गई। अब जो बॉल जो निकली वो रेड है, तो आपको ये पूछा गया है कि वो बैग 2 आपने चूज़ किया होगा या बैग 2 से निकली होगी, एक ही बात है दोनों, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो बेटा यहाँ पे एक इवेंट ए है जो बाद में हुआ है, द ड्रॉन बॉल इज रेड, और यहाँ पे E1 होगा बैग 1 इज चोजन, E2 होगा बैग 2 इज चोजन। ओके, आपको पूछा क्या गया बेटा, E2/A, मतलब रेड बॉल निकल चुकी है, वो बैग 2 से निकली होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा इसका, मैंने अभी जस्ट आपको जो बताया, PE2 PA/E2 PE1 PA/E1, नीचे तो सारे आएंगे, प्लस PE2 PA/E2। ओके, क्या होगा बेटा, PE1 और PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बैग इज चोजन, फर्स्ट इज चोजन। देखो 2 बैग्स हैं, दोनों में से रैंडमली एक बैग चूज़ किया गया है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर ही होगी बेटा, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2 ही होगी। नेक्स्ट आपको चाहिए PA/E2 और PA/E1।
ए बाय E1 निकाल देते हैं। क्या है ए बाय E1 का मतलब? E1 हो चुका है, ए की प्रॉबिलिटी E1 हो चुका है मतलब बैग फर्स्ट चूज हो चुका है। अब ए मतलब ड्रॉन बॉल रेड होगी, इसकी प्रॉबिलिटी। तो अगर फर्स्ट बैग चूज हो चुका है तो इसमें रेड बॉल निकलने की प्रॉबिलिटी बेटा 3/7 है। सिमिलरली ए बाय E2 क्या होगा बेटा? सेकंड बैग चूज हो चुका है तो रेड बॉल निकलने की प्रॉबिलिटी 5/11 होगी। सारी वैल्यूज़ यहाँ प्लग इन करिए, सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। मैं प्लग इन करता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/11 अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/7 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/11 ये हो जाएगा 5/22 अपॉन 3/14 प्लस 5/22। नीचे एलसीएम लोगे, ऊपर एलसीएम लोगे, ऊपर तो अकेला ही है 5/22, नीचे एलसीएम ले लीजिए। 14 और 22 का एलसीएम आएगा 154। हाँ ये जाएगा 11 टाइम 33, ये जाएगा 7 टाइम 35, 22 से कटेगा ये 7 टाइम्स, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जाएगा 5 × 7 अपॉन ये हो जाएगा 68, 35 अपॉन 68। ये आपका फाइनल आंसर बेटा। ओके, सिंपल है। चलिए और इसी तरह के क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 17। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, बॉक्स 1 बॉक्स 2 आइडेंटिकल है, मतलब देख कर आप पहचान नहीं सकते कौन सा बॉक्स फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, इसके अंदर भी 2 कॉइन है, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर 2। बॉक्स 1 कंटेन 2 गोल्ड कॉइन्स, दोनों गोल्ड कॉइन्स है, पहला भी गोल्ड है दूसरा भी गोल्ड है। बॉक्स 2 कंटेन्स बोथ सिल्वर कॉइन, पहला भी सिल्वर दूसरा भी सिल्वर। एंड इन बॉक्स 3 देयर 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। अब पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम, कोई ना कोई एक बॉक्स चूज किया गया, तो बेटा ऑब्वियसली तीनों बॉक्स चूज करने की प्रॉपर्टी 1/3 1/3 1/3 होगी, रैंडमली चूज किया गया इसलिए। एंड टेक्स आउट अ कॉइन, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। ये देखिए बेटा, एक कॉइन चूज किया गया, पहले बॉक्स चूज किया गया, बॉक्स में से कॉइन चूज किया गया। अब जो कॉइन है वो श्योरली गोल्ड का है, ये पता है, ये बोल दिया गया है बेटा। तो क्या प्रॉबिलिटी होगी कि दूसरा भी गोल्ड का होगा? भाई पहला गोल्ड का है दूसरा भी गोल्ड का है, मतलब बॉक्स वन में ऐसा पॉसिबल है। बॉक्स 1 की प्रॉबिलिटी आपको पूछी गई है। ये क्या है बेटा? द कॉइन चोजन इज ऑफ गोल्ड, ये आपको पूछा है। E1 क्या होगा बेटा? फर्स्ट बॉक्स इज चोजन, E2 होगा सेकंड बॉक्स इज चोजन, और E3 होगा थर्ड बॉक्स इज चूजन। ये तो क्लियर है। PE1 की वैल्यू, PE2 की वैल्यू और PE3 की वैल्यू 1/3 होगी। इस बॉक्स को चूज करने की प्रॉबिलिटी 1/3, इसको चूज करने की प्रॉबिलिटी 1/3, उसको चूज करने की प्रॉबिलिटी भी 1/3। आपको पूछा क्या गया बेटा? ए हो चुका है, मतलब जो कॉइन चूज किया गया वो गोल्ड का है। क्या प्रॉबिलिटी होगी कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड का होगा? दूसरा कॉइन भी गोल्ड का हो मतलब ये फर्स्ट बॉक्स में हो सकता है, मतलब आपको E1 की प्रॉबिलिटी पूछी गई है। क्या होगा इसका फॉर्मूला बेटा? PE1 डॉट PA/E1। अगर यहाँ पे E1 हो ना तो यहाँ पे भी E1 लगेगा ऊपर, नीचे तो सारे आएंगे। PE1 PA/E1, PE2 PA/E2, PE3 PA/E3। PE1 PE2 PE3 की वैल्यूज़ तो है अपने पास। अब बेटा PA/E1 की वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है PA/E1? बॉक्स फर्स्ट चूज हो चुका है, अब गोल्ड निकलने की प्रॉबिलिटी। गोल्ड के कॉइन 2 है, टोटल 2 है बेटा, 2/2 यानी 1 ही आएगा। PA/E2 मतलब सेकंड बॉक्स चूज हो चुका है, अब इसमें से गोल्ड निकलने की प्रॉबिलिटी बेटा, इसमें गोल्ड है ही नहीं तो उसकी प्रॉबिलिटी ऑब्वियसली 0 होगी। PA/E3 कितना होगा बेटा? थर्ड बॉक्स चूज हुआ तो उसमें गोल्ड निकल की प्रॉबिलिटी, एक गोल्ड है और टोटल 2, तो 1/2 होगा बेटा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ प्लग इन कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन आगे की, आपको करनी है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 18।
इंपॉर्टेंट है, ये टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सपोज दैट reliability of HIV test is specified as follows. Of people having HIV, 90% of the tests detect the disease, but 10% go undetected of people free of HIV. 99% of the tests are just HIV negative, but अच्छा देखो, ये टेस्ट जो है रिलायबल नहीं है. मतलब अगर किसी इंसान को एक्चुअली इन्फेक्शन है तो उसका जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. इन्फेक्टेड का भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है. जनरली अपन ये टेस्ट में ये मान के चलते हैं कि अगर इन्फेक्शन है तो टेस्ट रिजल्ट जो है पॉजिटिव दे देगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. टेस्ट रिजल्ट 2-3 बार वो लोग परफॉर्म करते हैं तब एग्जैक्ट पता चलता है. बाकी एक बार अगर टेस्ट रिजल्ट परफॉर्म किया जाए तो अपन को ये श्योरिटी नहीं होती कि भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा या पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो नेगेटिव देगा. कई बार ऐसा होता है पॉजिटिव को पॉजिटिव देगा, इसके चांसेस ज़्यादा है ऑब्वियसली. कई बार ये भी होता है बेटा पॉजिटिव को नेगेटिव दे देता है. या कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव है इंसान, उसको पॉजिटिव दे दे, और ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव को नेगेटिव दे. ये तो ज़्यादा चांसेस है कि नेगेटिव को नेगेटिव दे. ओके, जैसे आपका मलेरिया टेस्ट करवा रहे हो, आप एक्चुअली मलेरिया इन्फेक्टेड हो, आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इसके चांसेस ज़्यादा है. लेकिन ये भी चांसेस है कि टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ जाए. और टेस्ट रिजल्ट आपका सपोज मलेरिया आपको है ही नहीं, ये चांसेस है आपके ज़्यादा है कि आपको नहीं है तो नेगेटिव ही देगा. लेकिन ये भी कभी कभी होता है कि नहीं है तो भी आपको पॉजिटिव देते हैं. सारी चीज़ें पॉसिबल है बेटा. तो आपको क्वेश्चन में ये बोला है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपको दे रखी है. फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, ये भी बोला है फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैविंग HIV. बड़ी पॉपुलेशन ग्रुप में केवल 0.1% को ही HIV है. 1% इज सिलेक्टेड इन रैंडम. टेस्ट दिया और टेस्ट रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट उसको एक्चुअली HIV होगा. तो अपनी लास्ट लाइन जो है वो डिसाइड करेगी. पहली बात तो ये बताने में कि ये बेस का क्वेश्चन है, और सेकंड बात ये डिसाइड उनको हेल्प करेगा ये बताने में कि ए क्या है और ई और ई बार क्या है. ई बार या E1 E2 E3 जो भी है. ए वो होगा बेटा जो हो चुका है. तो दो चीज़ें हैं, एक्चुअली इन्फेक्टेड होना, और एक है बेटा कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव देना. ए क्या हुआ है कि टेस्ट जो है उसने बताया पॉजिटिव रिजल्ट है. टेस्ट रिपोर्ट शोज इन्फेक्शन शो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है, इन्फेक्टेड है वो पर्सन. ई क्या होगा बेटा, द पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज. पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज. ई बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली अंडरस्टूड है. ये अगर ई है पर्सन एक्चुअली हैज द डिजीज तो ई बार होगा द पर्सन डज नॉट एक्चुअली हैज द डिजीज. चलो आपको क्या पूछा है बेटा, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, अब वो इन्फेक्टेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ई की वैल्यू आपको पूछी है. क्या फॉर्मूला बनेगा इसका बेटा, PE इंटू PA/E, PE इंटू PA/E प्लस PE बार डॉट PA/E बार. ये E बार है बेटा ना. PE ये पर्सन एक्चुअली इन्फेक्टेड है, एक्चुअली इसको डिजीज है. देखो ये बोला है फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप, जो इन्फेक्टेड है पर्सन है वो 0.1% है. 0.1% मतलब 0.1 अपॉन 100, 0.001. तो बेटा PE बार क्या हो जाएगा कि इन्फेक्टेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.001 यानी ये हो जाएगा 0.999. ओके, फर्दर आपको PA/E पूछा है. क्या A/E बेटा, पर्सन एक्चुअली इन्फेक्टेड है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव दे. ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ऑफ पीपल हैविंग HIV मतलब एक्चुअली इन्फेक्टेड है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज. तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 90% मतलब 0.90. और नेक्स्ट आपको एक और चीज़ पूछे बेटा यहाँ पे, PA/E बार मतलब पर्सन एक्चुअली इन्फेक्टेड नहीं है तो भी उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए. ये आपको दिया हुआ है बेटा.
आपको ये बोला 10% गो अनडिटेक्टेड ऑफ फ्री फ्रॉम HIV, एक्चुअली इन्फेक्टेड नहीं है। 99% टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव, मतलब अगर HIV नहीं है तो नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, इसकी प्रॉबिलिटी 99% है। लेकिन 1% प्रॉबिलिटी ये भी है कि फ्री फ्रॉम HIV का भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। ये आपको दिया हुआ 1% यानी कि 0.01। ये सारी वैल्यूज़ बेटा 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ प्लग इन करें, सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, उसको ध्यान से कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 19th। In a factory which manufactures bolts, 3 machines हैं, machine A, B, C manufactures respectively 25% of bolt, 35% of bolt and 40% of bolts. Of their output, इसका आउटपुट में 5% are defective, इसके आउटपुट में 4% डिफेक्टिव है, उसके आउटपुट में 2% डिफेक्टिव है। A bolt is drawn at random from the product and found to be defective. What is the probability that it is manufactured by machine B? सेम तरह क्वेश्चन है बेटा। इवेंट A है, the bolt is manufactured, bolt is defective, E1 हो जाएगा, bolt is manufactured by machine A, E2 हो जाएगा, बोल्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन B, और E3 हो जाएगा, बोल्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन C। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपने को रैंडमली बोल्ट चूज़ किया, वो डिफेक्टिव हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन B से मैन्युफैक्चर्ड होगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? पहले फॉर्मूला बना दिया करो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या निकालना है। वैसे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको वैसे ही पता लगने लग जाएगा। PE1 क्या होगा बेटा? बोल्ट जो है मशीन A से मैन्युफैक्चर्ड, इसकी प्रॉबिलिटी 25% है यानी 0.25। PE2 होगा 0.35, PE3 होगा 0.4, PA/E1 होगा कि अगर बोल्ट जो है मशीन A से मैन्युफैक्चर्ड है तो डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रॉबिलिटी ये आपको दे रखा है कि A से मैन्युफैक्चर्ड बोल्ट में 5% डिफेक्टिव है यानी 0.05। सिमिलरली इनकी वैल्यूज़ भी दे रखी है बेटा, ये है 4% यानी कि 0.04, और ये है PA/E3 यानी कि 0.0, ये 2% यानी 0.02 हो गई। वैल्यूज़ प्लग इन कीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा। सेम क्वेश्चन है, सिंपल है। सिमिलरली एग्जाम्पल 20 भी एग्जैक्टली सेम है बेटा, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल 21 में आपको कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है इसमें कि बेस का क्वेश्चन है। अभी तो एक्सरसाइज है तो आपको पता है। देखिए क्या बोल रहा है, अ मैन इज़ नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times। 4 बार अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसमें 3 स्टेटमेंट सच होते हैं, 1 स्टेटमेंट झूठ होता है। ही थ्रोज अ डाई, उसने डाई थ्रो की, एंड रिपोर्टेड दैट इट इज़ अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली 6। डाई थ्रो करना पहला एक्सपेरिमेंट है, उसमें कुछ भी नंबर आ सकता है बेटा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट बेटा, उसका बोलना, उसने बोला कि 6 आया है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली 6 आया होगा? तो जो हो चुका है या जो बाद वाला इवेंट है वो ए मानते हैं अपन। ए है ही रिपोर्टेड 6 अपीयर्स, एंड ई है एक्चुअली 6 अपीयर्स। तो देखो जिसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा, जो बाद में इवेंट है कि रिपोर्ट करना वो पहले ही हो चुका है, 6 आया है, 6 रिपोर्ट कर दिया, उसमें एक्चुअली 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है बेटा। PE/A आपको पूछा गया है, क्या होगा इसका फॉर्मूला बेटा? PE.PA/E अपॉन PA/E प्लस PE बार, यहाँ पे E और E बार से काम चला रहे हैं अपन,
अच्छा PE क्या होगा बेटा, PE के एक्चुअली 6 अपीयर्स हुआ, एक्चुअली 6 आना, डाई को थ्रो करोगे तो 6 आने की प्रॉबिलिटी, एक्चुअली 6 आना मतलब नॉर्मल 6 आना 1/6 होती है। PE बार होता है बेटा एक्चुअली 6 नहीं आना, मतलब डाई थ्रो करो उसमें 6 नहीं आना, 5/6 होगी बेटा। अब नेक्स्ट अपन को निकालना है PA/E और PA/E बार। A/E मतलब E हो चुका है, एक्चुअली 6 आ चुका है, क्या प्रॉबिलिटी होगी कि वो रिपोर्ट करेगा 6 आया है? ऐसा कब होगा बेटा, एक्चुअली भी 6 आया और वो रिपोर्ट भी 6 करे, ऐसा तभी होगा जब वो सच बोले, मतलब सच बोलने की प्रॉबिलिटी, सच बोलने की प्रॉबिलिटी आपको दे रखी है 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स वो सच बोलता है ना, मतलब 3/4। नेक्स्ट PA/E बार मतलब एक्चुअली 6 नहीं आया लेकिन तो भी वो रिपोर्ट करे कि 6 आया, ऐसा कब होगा बेटा, जब वो झूठ बोले। झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी क्या है बेटा इस बार 1/4, ऑब्वियसली 4 में से एक स्टेटमेंट झूठ बोलता है, वो झूठ बोलेगा तभी ऐसा हो सकता है 6 नहीं आया और तो भी वो 6 का स्टेटमेंट देवे। आगे सारी वैल्यूज़ बेटा यहाँ प्लग इन करो सब में, इधर रखोगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4, नीचे बेटा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्या आएगा ये 3/24 अपॉन 3/24 प्लस 5/24, 3/24 अपॉन 8/24, 3/8 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। सिंपल है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 में है, आप पहले आइडेंटिफाई करना है किस तरह का क्वेश्चन है। टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं है वैसे, और बेस का भी हो सकता है। तो पहले आइडेंटिफाई करना किस तरह क्वेश्चन हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू करना। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो कुछ भी इवेंट ऐसा नहीं होगा जो हो चुका है बोलेगा आपको, लेकिन बेस में स्पेसिफिक लास्ट लाइन में लिखा होता है कि ये इवेंट हो चुका है, अब बताओ वही इवेंट पर्टिकुलर उससे पहले वाला इवेंट हुआ, ये हुआ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। ट्राई कीजिएगा बेटा, इसके डाउट्स मुझसे नेक्स्ट लाइव क्लास में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।